Hi, my name is Aman Kumar Akka and I welcome you all to the YouTube channel of Neo Civilian। और मैं एक बार फिर से आपके साथ मौजूद हूँ साइंस और टेक के जुलाई मंथ के 21 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक के जितने भी हमारे करंट अफेयर्स हैं हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। और ये सारी वीडियो हेल्पफुल है यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे ईपीएफओ का एग्जाम हो, चाहे सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, चाहे एनडीए का एग्जाम हो, एवरी एग्जाम के लिए इट इज वेरी हेल्पफुल and it is the overall current affairs for necessary important for the all the subjects, all the exams, sorry। now इस वीक के लिए हमारी फर्स्ट न्यूज है, that news is regarding the इंडियन आर्मी। अभी रिसेंटली क्या हो रहा है कि इंडियन आर्मी में क्या कर रहे हैं, इंडियन आर्मी को वो किया जा रहा है एआई मशीन लर्निंग का यूज करके, एआई मशीन लर्निंग और बिग डेटा का यूज करके अब क्या करेंगे, आर्मी के लिए एक रोड मैप तैयार करा जा रहा है। और ये रोड मैप कब तक तैयार होगा, 2026-27 तक। अब इसमें क्या चीजें होंगी, सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पे फोकस एरिया होंगे, क्या होगा, इसका टैग है ड्रोन्स टू स्मार्ट वॉर रूम्स। यहाँ पे हम ड्रोन्स का भी यूज करेंगे और जितने भी स्मार्ट रूम्स वगैरह हैं उन सब का भी यूज करेंगे। अब की एरियाज क्या होंगे, सबसे पहले ड्रोन्स वॉर्मिंग के लिए होंगे, ठीक है। आप लोगों ने वो कलाकारी देखी होगी, अब 15 अगस्त पे भी आएगा तो 15 अगस्त पे भी क्या होता है, ड्रोन से अलग अलग तरह की आकृति वगैरह बनाते हैं। और कई बार क्या होता है, आप फेस्टिवल्स में ड्रोन का यूज करके बनाते हो, देयर आर द पार्ट ऑफ द ड्रोन्स वॉर्मिंग, कि बहुत सारे ड्रोन्स को आप इकट्ठा ही एक साथ यूज कर रहे हो। तो पहला होगा ड्रोन्स वॉर्मिंग। नेक्स्ट है रियल टाइम बैटलफील्ड मॉनिटरिंग, जिसमें आप एआई का यूज करके, अभी भी हम क्या रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बट एफिशिएंट डेटा उसको एग्जीक्यूशन के लिए एआई विल वेरी हेल्पफुल इन दिस फील्ड। देन वी हैव कॉम्बैट सिमुलेशंस, कि युद्ध में क्या होता है उस तरह की कंडीशंस ये को हम इफेक्ट करके आर्टिफिशियली या फिर एआई का यूज करके हम क्या है वर्चुअल फॉर्म में उस तरह की कंडीशंस क्रिएट करेंगे और फिर हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे। एंड एआई एनहांस इंफॉर्मेशन वॉर एंड एआई एनहांस सपोर्ट के लिए, ठीक है। अब क्या क्या फायदे हैं, देयर आर सम फायदे, रैपिड डिसीजन मेकिंग, फोर्स एफिशिएंसी, सोल्जर सेफ्टी, कॉस्ट इफेक्टिव, प्रिसाइज, ये सिर्फ देख लेना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 2026-27 तक इंडियन आर्मी प्लान कर रही है कि वो एआई और क्या है बिग डेटा एंड मशीन लर्निंग का यूज करे, कहां पे, अपने वॉरफेयर में, ड्रोन्स में और सब चीजों में। सो इट्स अ न्यू इनिशिएटिव। तो इससे क्या होगा, इससे सबसे बड़ी बात क्या होगी, हमारे जो सोल्जर्स मर रहे हैं और उनके मतलब कंडीशंस में, वॉर्स में, उनकी संख्या में भी कमी आएगी। और एआई क्या है, एआई टाइम से पहले इफेक्टिव तरीके से बता देगा कि दीज आर द प्रॉब्लम्स, दीज आर द डेंजर्स यू आर गोइंग टू फेस ड्यूरिंग दिस वॉर और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो एआई का हेल्प यूज होगा अभी। नाउ नेक्स्ट मूव, ये कुछ रोड मैप है, देख लीजिएगा इनके बारे में, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, एक एआई बेस्ड टास्क फोर्स बनाई जाएगी और जिसको क्या करेंगे, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इसको देखेगा, ठीक है। ये कुछ थिंग्स है, इनको देख लीजिएगा। नाउ मूव टू और नेक्स्ट न्यूज। हमारी नेक्स्ट न्यूज है एक रीयूजेबल फ्लाइट के बारे में, ठीक है। यूरोप ने क्या किया, यूरोप की स्पेस एजेंसी ईएसए ने क्या किया है, एक इनविक्टस नाम से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जो क्या करेगा, दिस इज द इनविक्टस, दिस इज द पिक्चर ऑफ द इनविक्टस, कि फ्यूचर में जो हमारे अब हम फिलहाल राइट नाउ क्या होता है कि हम रॉकेट्स को भेज देते हैं, जैसे फ्यूल खत्म हो जाता है, स्टेज कंप्लीट हो जाती है, स्टेज कंप्लीट होने के बाद में जो भी पार्ट है रॉकेट का, जो भी इंजन है, जितनी भी स्टेज है, वो वापस आके धरती पे गिर जाते हैं, बहुत सारे स्पेस में रह जाते हैं और हम उनको दोबारा यूज नहीं कर पा रहे। तो ये क्या करेंगे, ये अभी यूरोप, अभी जैसे स्पेस एक्स के पास रियूजेबल लॉन्च व्हीकल्स है या फिर रियूजेबल रॉकेट्स हैं, अभी ये क्या करेंगे, हाइपरसोनिक स्पीड वाली रियूजेबल फ्लाइट्स बनाएंगे, ठीक है, फ्यूचर में। और जिनकी स्पीड कैसी होगी, 5 लाख। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, ये क्या करेंगे, दीज आर द हॉरिजॉन्टल लॉन्च। अभी फिलहाल क्या होता है, अभी फिलहाल वर्टिकल लॉन्च होते हैं, तो ये क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल करेंगे। अच्छा, एक प्रोजेक्ट और आया था इस यूरोप का ही था, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक ऐसा वो है, एक बहुत बड़ा आर्क है, यहां पे आप रॉकेट को रखेंगे और उसको बहुत तेज गति से घुमाएंगे, रोटेट करेंगे। और जब वो क्या आ जाएगा, थ्रेशोल्ड, जब मैं अर्थ के थ्रेशोल्ड वेलोसिटी की बात करूंगा, दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, जब वो लगभग इसके अराउंड स्पीड अप हो जाए तो हम क्या करें, उसको लॉन्च कर देंगे, एकदम से स्पेस में चला जाएगा और स्पेस को क्या है, अर्थ की ग्रेविटी को क्रॉस आउट करके चला जाएगा। तो इट्स ऑल्सो इनिशिएटिव, तो उन्हीं लोगों का इनिशिएटिव है ये, इनविक्टस नाम से, ठीक है। अब क्या है, इसकी क्या क्या होगी, सबसे बड़ी बात है फुली रियूजेबल प्लेटफॉर्म होगा, कि आपको बार बार हर एक स्पेस मिशन के लिए क्या है, एक नया लॉन्चिंग व्हीकल नहीं बनाना पड़ेगा,
सेकंड हमारे पास हॉरिजॉन्टल लॉन्च की कैपेबिलिटी है, 5 मैक की स्पीड है, 5 मैक की स्पीड है, दैट्स व्हाई इट्स ए हाइपरसोनिक। ठीक है, हाइपरसोनिक की कैटेगराइज में होगा। हाइड्रोजन फ्यूल्ड प्रोपेल्ड होगा, एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन पे काम करेगा। एंड क्या है, देखो ये चीज, एंड इट इज हैविंग द डुअल यूज पोटेंशियल। ठीक है, स्पेस में क्या है इन्विक्टस ड्यूल यूज, आप सिविलियन के लिए भी यूज कर सकते हो, आप मिलिट्री पर्पज के लिए यूज कर पाओगे इसको। ठीक है, तो ध्यान रखना है किसने लॉन्च किया है, ईएसए ने लॉन्च किया है, और एक यूके बेस का क्या है, फ्रेजर नेस कंसल्टेंसी, ये सब दोनों मिलके इन्होंने एक इनिशिएटिव इन्विक्टस के नाम से किया है, जो हॉरिजॉन्टल लॉन्चिंग करेंगे स्पेस में, रियूजेबल पूरा मैकेनिज्म होगा, और साथ के साथ क्या होगा, इट इज हाइपरसोनिक विद द स्पीड ऑफ 5 मैक वेलोसिटी। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली अभी चिकनगुनिया के केसेस देखे गए हैं चाइना में, और चाइना ने क्या किया है, अपनी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है अगेंस्ट, मतलब इमरजेंसी का एक कैंपेन निकाला था अगेंस्ट चिकनगुनिया। सबसे पहली बात है चिकनगुनिया के, अगर मैं पहली बार पे केस नोट करता हूं तो तंजानिया में सबसे पहले 1952 में देखा था। ठीक है, और चिकनगुनिया एक लैंग्वेज है, अफ्रीकन लैंग्वेज, जिसको बोलते हैं मैकोंडे लैंग्वेज। ठीक है, इस लैंग्वेज का ये वर्ड है चिकनगुनिया, और इसका मतलब होता है बेंड ओवर इन पेन, कि दर्द में झुक जाना। और इसी वजह से क्या होता है कि, और चिकनगुनिया का मेन सिम्टम्स यही है कि आपका क्या होता है कि आप क्या करोगे, आपके जॉइंट्स में इतना ज्यादा पेन हो जाओगे कि आप मतलब सीधे चल ही नहीं पाओगे। दैट्स व्हाई ये वर्ड चिकनगुनिया, ध्यान रखना है, मैकोंडे लैंग्वेज से आया है, और सबसे पहला केस तंजानिया में 1952 में किया है। अब ट्रांसमिशन कैसे होता है, इन्फेक्टेड फीमेल एडिस मस्किटो से होता है, ये दो और है इसमें, इनके नाम है। और सिमिलर जो सिम्टम्स कैसे है, जो मॉस्किटो, जितने मॉस्किटो है जो जीका वायरस को फैला सकते हैं, जो ट्रांसमिशन किसको कर सकते हैं, डेंगू को कर सकते हैं, वो सब क्या कर सकते हैं, चिकनगुनिया को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। अभी और क्या है सिम्टम्स में देख लो, हाई फीवर है, सीवियर जॉइंट पेन है, मसल पेन, हेडेक, नोजिया, फटीग एंड रेसेस हो जाएंगे। और सिम्टम्स बेसिकली क्या होते हैं, सिम्टम्स बेसिकली डेंगू और चिकनगुनिया, डेंगू और जीका के जैसे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रूल है कि कई बार डॉक्टर्स को लगता है, डॉक्टर्स भी धोखा खा जाते हैं कि शायद क्या पता जीका वायरस हो, क्या पता शायद डेंगू हो, लेकिन एक्चुअली होता क्या, होता चिकनगुनिया। सो इट्स सम काइंड ऑफ रूल, और इस वजह से क्या है, छोटे बच्चों में और बूढ़े लोगों में ये वाली चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि अगर छोटे बच्चों में अर्ली डायग्नोसिस नहीं होगा, फिर ओल्ड एज में अर्ली डायग्नोसिस नहीं होगा, तो वहां पर रिकवरी होने में क्या है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और इस टाइम की वजह से क्या है, डेथ, कई बार डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी अगर मैं उसकी बात करूं तो अभी कोई भी ऐसी प्रॉपर मेडिसिन नहीं है जिसका क्या है, ना तो कोई हमारे पास वैक्सीन है, ना कोई एंटीवायरल क्योर है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा पेन मेडिकेशन लो, पेन की दवाइयां लो, पेन किलर्स खाओ, अपना फीवर को मेंटेन करने के लिए एंटी फीवर की ड्रग्स, एंटी फीवर की टेबलेट्स वगैरह लो, पैरासिटामोल वगैरह खाओ, साथ ही साथ अपने आप को ज्यादा पानी पर डिहाइड्रेट करो, जितने मैक्सिमम रेस्ट होते हैं मैक्सिमम रेस्ट करो। तो अभी क्या है, चाइना ने क्या किया, फोर्सन गंगाडोंग प्रोविंस थाइन में, यहाँ पे पिछले 2 सप्ताह में कितने 4000 केस देखे गए। तो इसी के हिसाब से इन्होंने क्या है, इमरजेंसी का कैंपेन रिलीज किया। तो ध्यान रखना चिकनगुनिया के रिगार्डिंग है। नाउ मूव टू नेक्स्ट न्यूज। ये एक नई वैक्सीन बनी है जो इंडिया ने खुद से बनाई, और इस वैक्सीन का नाम है एडफॉल्सी वैक्स, एडफॉल्सी वैक्स। और ये हमारे आईसीएमआर ने बनाई है, आईसीएमआर इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बनाई है, और ये किसके अगेंस्ट में काम करेगी, इट वर्क्स अगेंस्ट दिस मलेरिया। तो मलेरिया की इंडिया ने खुद से इंडियनाइजेशन क्या है, खुद देसी तरीके से अपने खुद की तरफ से क्या है, एडफॉल्सी वैक्स नाम से एक वैक्सीन क्रिएट की है जो मलेरिया के अगेंस्ट में काम करेगी। अब क्या है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्या यूनिक है, इसमें काइमेरिक रिकॉम्बिनेशन वैक्सीन है। काइमेरिक रिकॉम्बिनेशन वो है जिनमें आप क्या करते हो, प्रोटीन्स को, जो मतलब वायरस के प्रोटीन्स है या फिर नॉर्मल प्रोटीन्स है, उनको क्या करो, उनको जेनेटिकली इंजरिंग करके उनको क्या करते हो, इंजेक्ट करते हो, और इंजेक्ट करने के बाद में उस जब वो वैक्सीन में रहेंगे और बॉडी के साथ या वायरस के अगेंस्ट में काम करेंगे, तो उनके साथ क्या होगा, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरह का इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। दैट्स व्हाई इट्स डिफरेंट। अब कौन कौन है, आरएमआरसी भुवनेश्वर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च है, निमर है, एंड डीबीटी नेशनल एनआईआई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनाइजेशन। अब क्या है, अब तक की जितनी भी वैक्सीन है, चाहे R21 लगा लो, ठीक है, चाहे एडसेव लगा लो, बहुत सारी वैक्सीन और है मलेरिया की, इंडिया की नहीं, बहुत मतलब वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पे, वो सब के सब क्या है, वो सब के सब या तो क्या करती है, वो सब के सब प्री, इन 2 स्टेज होती है, एक तो प्री यूथ्रोसाइट स्टेज एंड दूसरी सेक्सुअल स्टेज। यानी जब क्या है, प्री यूथ्रोसाइटिक स्टेट क्या होती है कि जब किसी इंसान के अंदर आप ये स्टेज में क्या है, जब ये प्लाज्मोडियम फाल्सिफरम या फिर पैरास क्या है, मॉस्किटो जब बाइट कर लेता है,
उस टाइम पे क्या करते हो आप, क्या करते हो मतलब इनको अगर इंसान के अंदर चली जाएंगे उसके बाद ही आप इंडिविजुअल्स को, इंसानों को करते हो। और सेकंड स्टेज में क्या होता है कि आप मॉस्किटो को ही दे देते हो या फिर मॉस्किटो के अंदर इंजेक्ट चले जाते हैं ये वैक्सीन। तो मॉस्किटो क्या है, ट्रांसमिट नहीं कर पाता अपने बच्चों के। और ये क्या है, ये ऐसी वैक्सीन है पहली जो दोनों स्टेज में काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं, हाउ इट इज यूनिक फ्रॉम अनदर वैक्सीन, कि जो हमारे पास पहले वैक्सीन है उनसे यूनिक कैसे, जैसे आरटीएस है, AS-A1 है, R21 मैट्रिक्स एम होगी, ठीक है। अब प्रोटेक्टिव स्पीड का हमारे पास क्या है, एक तो इन्फेक्शन के स्टेज पे, दूसरा ट्रांसमिशन के स्टेज पे, दोनों स्टेज पे काम करती है। और वो को है बहुत सारी ऐसी हैं जो सिंगल स्टेज पे काम करती है, यानी इन्फेक्शन होने के बाद काम करेंगे, ट्रांसमिशन स्टेज पे काम नहीं करेंगे। स्टोरेज स्टेबिलिटी 9 मंथ है रूम टेम्परेचर पे, जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि क्योंकि बहुत सारी वैक्सीन के साथ दिक्कत क्या होती है कि आपको उनको स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको वेरी लो टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। और अगर लो टेम्परेचर आप मेंटेन नहीं कर पाओगे तो आपकी वैक्सीन खराब हो जाती है। बाकी सारी कोल्ड चेन की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सस्ती है और फुली मैनेज्ड। तो ध्यान रखना है इसमें डुअल स्टेज है, ये इन्फेक्शन होने के बाद में भी काम करती है। और अगर किसी के साथ क्या है, कोई इन्फेक्टेड हो गया और उससे ट्रांसमिट होकर दूसरे पर्सन में हो रहे तो वहां पे भी काम करेगी उस पर्सन के अंदर जाके, ठीक है। एंड नाम क्या है, नाम की ध्यान रखना है, नाम है एडफोल्सीवैक्स, मैं लिख देता हूं एडफोल्सी, ठीक है। चलो नाउ मूव टू और नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास क्या है, लेटेंट टीबी के बारे में, ठीक है। एक ऐसी टीबी जो एक पर्सन में आने के बाद में वो आगे और नहीं फैले। तो लेटेंट टीबी एक टेस्ट किट बनाई है, ठीक है, जो क्या करेगी, सिस्ट टीबी के नाम से टेस्ट है। अब ये क्या है, ये एक ऐसा टूल किट है जो क्या है, लेटेंट टीबी के इन्फेक्शंस को बताता है। और एक इसके अंदर ये नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंदर है, देखो ऐसा होता है, ये ऐसी वैक्सीन है, ठीक है। ये डोज है, इस तरह की दिखाई देगी सिस्ट टीबी। अप्रूव किसने किया, सेंट्रल टीबी डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और कितने 11 साल से लोगों के ऊपर काम, ठीक है। तो ध्यान रख लेना। अब ऐसी चीजें बनाने की, एक तो टीबी के अगेंस्ट में काम कर रही है, दूसरा क्या है, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे पूरे वर्ल्ड के लगभग 24% केस अगर पूरे वर्ल्ड में है तो सिर्फ इकलौते इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है, दूसरा हम लोगों ने बहुत सारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाए, ठीक है। और एक हमारा प्रोग्राम है इरेडिकेशन ऑफ टीबी का, तो इन सब में हेल्प करेगा। और दूसरे जो पॉइंट्स है वो प्लीज आप देख लीजिएगा, कुछ है इनके बारे में, माइकोबैक्टीरियम किससे फैलती है, कहाँ फैलती है, और सब टू बी रिलेटेड डेथ और सब, ठीक है। ये कुछ और है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। एक नई बीमारी आई है, किन में, पाइनएप्पल्स में, अनानास में, पाइनएप्पल। एंड बीमारी का नाम है फुसारियोसिस। फुसारियोसिस, अब फुसारियोसिस जब फैलती है ये फुसेरियम मैनिलीफोर्मे की वजह से फैलती है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से एक तो स्टेम्स में जो इसकी तने होते हैं, इन तनों में क्या डिफॉर्मिटीज आ जाती है, ठीक है। दूसरा क्या है, जिनके जो पत्ते वत्ते हैं, पत्तों क्या हो जाते हैं, पत्ते ब्लैक पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। पहले क्या है, पहले ऐसा आएगा, फिर ऐसा स्टेज 4, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, जो इसकी पौधे की जड़ें हैं वो अंदर से सड़ जाएंगी, और ये पौधा भी क्या है, ये देखो ये, तो इट्स अ डिजीज, इट्स अ फंगल डिजीज, फंगस की वजह से होती है। और फंगस का नाम क्या है, फुसारियम मैनिलीफोर्म, ठीक है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, इंडियन साइंटिस्ट ने एक डिजीज की है, एक नया जीन आइडेंटिफाई किया है, जीन का नाम है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस रिसेप्टर काइनेस। ये जीन क्या है, ये जीन रिस्पॉन्सिबल है इसके अगेंस्ट में फाइट करने के लिए, इस बीमारी के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए, ठीक है। तो अब क्या है, इंडियन साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की है, और आगे चल के क्या होगा, आगे चल के ऐसे हो जाएंगे कि हम इस जीन को यूज करके ऐसे बनाएंगे आगे पाइनएप्पल्स की वैरायटीज जो क्या होंगी, जो फुसारियोसिस के अगेंस्ट में काम करेंगी और वो उनसे इंफेक्टेड नहीं होंगे। हम जीन एडिटिंग करके सब बनाने वाले। अब देख लो, अनानास कोस्मोसस एलमेर, दिस इज द साइंटिफिक नेम। ब्रोमिलिंस की साइंटिस्ट है, कहाँ आते हैं, लो एल्टीट्यूड्स में, 15 to 30 डिग्री टेम्परेचर जहां पे हो। इसलिए हमारे नॉर्थ ईस्ट में क्या है, कितना चाहिए इसको, कम से कम 600 से 2500 मिलीमीटर एनुअली वो हो, इतनी बारिश को क्या है, ये सब झेल लेते हैं। तो इसलिए हमारे नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली उगाए जाते हैं, उगते हैं। नॉर्थ ईस्ट में इन चीजों की खेती भी की जाती है। अब कहाँ है, देख लो, नॉर्थ ईस्ट बोला था असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, केरला, कर्नाटका एंड गोवा। तो नॉर्थ ईस्ट तो है हमारा, ये सारा नॉर्थ ईस्ट में उगाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल के कुछ इलाकों में, केरला में, गोवा, कर्नाटका में। इसके अलावा ग्लोबली सबसे ज्यादा कहां उगाए जाते हैं, थाईलैंड,
फिलीपींस, ब्राजील, चाइना, नाइजीरिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, कोलंबिया एंड यूएस। तो ये था, ध्यान रखना है, एक डिजीज थी इनसे रिलेटेड। अब वाइफेक्स, विंटरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। क्या हुआ था कि 2015 में आईजीआई एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये एक टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, ये एक इनिशिएटिव चलाया था किसके द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के साथ साथ मिनिस्ट्री किसके अंडर में, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज और आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड एनसीएमआरडब्ल्यूएफ इसको सपोर्ट कर रहे थे। तो ये क्या था, ये एयरपोर्ट पे लगा एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था कि भाई कितना, तो क्या मतलब कौन से टाइम पे कितनी ज्यादा डेंस फॉग होगी, कितनी ज्यादा धुंध होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी हमने इतना एक्यूरेट बना लिया कि वो अगले 6 घंटों तक की, 0 से 6 घंटे तक की ब्रॉडकास्टिंग बता देगा कि फॉग होगी या नहीं होगी, और सब वो चीजें, ठीक है। इससे क्या होगा, बहुत बार फॉग की वजह से फ्लाइट्स वगैरह डिले हो जाती है, एन मौके पे ऐसा होता है कि फ्लाइट को डिले करना पड़ता है, लेट करना पड़ता है, और सब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये वाईफैक्स जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, वो ऐसी परेशानियों से बचाएगा, ठीक है, रिलेटेड है, और एक्सीडेंट है, इकोनॉमिक लॉस। अब ये कैसे कंडक्ट किया जाता है, देखो ये दीज आर द सम थिंग्स, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। ऑलरेडी चल रहा था 2015 से, अभी फिलहाल क्या हो गया, फिलहाल ऐसा हो गया कि हम 6 घंटे से कम टाइम में भी क्या है ऑब्जेक्टिफाई कर लें कितना है, ठीक है, रियल टाइम होगी, फोक की एक्यूरेसी ये हमने कर लिए। देयर आर सम थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि कितनी फोग ऑन सेट के बारे में, डेंसिटी कितनी, कितनी ड्यूरेशन की लगेगी, कितने टाइम लगेगा क्लियर होने में, साथ के साथ 85% एक्यूरेसी फॉर वेरी डेंस फॉरेस्ट के लिए, जब विजिबिलिटी क्या हो जाती है 200 मीटर से कम की हो जाती है। अभी क्या हो रहा है, अभी इससे इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया इसको, और अभी तक 2015 से लेकर अब तक क्या चल रहा था, इंटरनेशनल आईजीआई इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ही काम कर रहा था। लेकिन अब इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, इंडिया वाले इसको नोएडा हो गया है, वाराणसी हो गया है, और बाकी जयपुर हो गया है, इन जगहों पे क्या है, इन जगहों पे और इस एक्सपेरिमेंट को लगाने स्टार्ट करें, और ये एक्सपेरिमेंट वाईफैक्स जो है, वाईफैक्स 2 बोला जाएगा, ठीक है, या वाईफैक्स 2.0 कुछ भी हो। इस इनिशिएटिव में आप इन बाकी जगह पे भी है, इसको इंप्लीमेंट करो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट मूड। ये एक नई मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्टिंग की है, और ये तुर्की ने की है, ठीक है, मैंने तुर्की लिखा हुआ, वैसे ऑफिशियली नाम क्या हो गया, तुर्की। तुर्की ने क्या किया ऑफिशियली, अपनी टाइफन ब्लॉक 4 नाम की एक मिसाइल लॉन्च की है, जो क्या है, जो हाइपरसोनिक स्पीड तक चली जाएगी। और लॉन्च किसने किया, दिस इज हाउ दिस रुक, यहां पे रोकेस्तान, रोकेस्तान नाम से, रॉकेटसान नाम से एक इनकी वो है डिफेंस फर्म है, वहां से इन्होंने ये लॉन्च किया है। अब इसके साथ साथ क्या है, तुर्की भी इस फील्ड में आगे हो। स्पीड क्या है, हाइपरसोनिक का तो 5 मैक होगी, ठीक है, और ये हार्ड टू इंटरसेप्ट काइंड की मिसाइल है। इनहांस मोबिलिटी की बात करेंगे तो एक्सटेंडेड रेंज, अभी फिलहाल कितने 800 किलोमीटर तक की रेंज पे काम करती है, फ्यूचर में क्या प्लान कर रहे हैं तुर्की वाले, 1000 की वेट तक ले जाए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो दीज आर द सम थिंग्स, ठीक, ध्यान रखना है। टाइफून ब्लॉक क्या है, एक तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी का टेस्ट किया है। लंपी डिजीज, ठीक है, जानवरों में देखिए कि पुणे में भी रिसेंटली क्या है, पुणे में भी रिसेंटली 900 से ज्यादा जानवरों में लंपी स्किन डिजीज एलएसडी, देखो स्किन पे ऐसे धब्बे धब्बे व्हाइट कलर के और ब्लैक कलर के पैचेस होने लग जाते हैं। और दूधारू जानवर जितने भी क्या है, जो दूध देने वाले जानवर हैं, मोस्टली उनमें स्किन की प्रॉब्लम होती है। अच्छा कैसा है, इट्स अ वायरल डिजीज, इट्स अ वायरल डिजीज। तो ऐसे हो सकता है काउ बफेलो में। और हाँ, आज तक क्या हुआ है कि लंपी डिजीज के, ये इट्स नॉट अ जेनेटिक डिजीज, ध्यान रखना, जेनेटिक डिजीज जो होती है जो जानवरों से इंसानों में या फिर मतलब एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो जाती है। अब तक लंपी स्किन का, एलएसडी का, स्किन डिजीज का कोई भी ऐसा केस नहीं था जो जेनेटिक हो या फिर इंसानों में ट्रांसमिट हो गया, ठीक है। इन्फेक्टेड किसी वजह से, दिस इज अ वायरस दैट इज नॉन कैप्री पोक्स वायरस, इसकी वजह से फैलता है, ठीक है। और ये सेम उसी फैमिली का है जिसमें क्या है, जिसमें मंकी पोक्स और स्मॉल पोक्स की फैमिली, ठीक है, उसी फैमिली का है। अब इसके केसेस कब बढ़ते हैं, इसके बेसिस या सर जब गर्मियों में क्या है, गर्मियों में जब थोड़ा से बारिश वगैरह का टाइम आता है तो हर बार क्या हो जाते हैं लंपी स्किन के डिजीज के बढ़ते ही है, ठीक है। तो इसके बाद में क्या है, फैतला कैसे है, ब्लड फीडिंग मॉस्किटोज के थ्रू, फ्लाइज या टिक्स के थ्रू,
ठीक है, चीचड़ वगैरह हो जाएंगे कि अगर किसी एक जानवर को है और वही चीचड़ किसी दूसरे जानवर पे पहुंच गया, किसी मच्छर ने काटा है फिर मच्छर ने दूसरे जानवर को कर लिया, तो ऐसे ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इनडायरेक्ट वे से होता है, ओरल या नेजल सिक्रेशन से। जब भी जानवर वगैरह क्या करते हैं, अपना खाना खाना खाते हैं तो भूसे वगैरह में क्या कर देते हैं, उनके नाक से स्लाइवा वगैरह या फिर उनकी बॉडी से सीक्रेट होके चले जाते हैं, और फिर उसी खाने को दोबारा से कोई और जानवर खा ले और वो इंजेक्ट कर ले, तो उस तरीके से भी क्या है, ये लंपी स्किन डिजीज ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड और कंटेमिनेटेड फूड या वेस्ट के थ्रू भी ये क्या है हो जाती है। तो अभी फिलहाल क्या हुआ है, फिलहाल पुणे डिस्ट्रिक्ट में ये बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है, और इसके एलएसडी की वजह से एक चीज बहुत होती है कि जो जानवर दूध होते हैं उनका दूध का मिल्क का प्रोडक्शन अपने आप ड्रास्टिकली बहुत कम हो जाता है। सो इट्स अ सीरियस कंसर्न। ठीक है, और अब सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि जानवरों में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सिम्टम्स के मामले में बात करता हूं तो हाई फीवर होगा, स्वेलिंग लम्प्स हो जाएंगे, स्किन पे धब्बे वगैरह हो जाएंगे, और क्या है, नो इम्यून जानवरों में कई बार क्या जानवरों की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, और क्या हो जाता है कई बार, सबसे बड़ा प्रभाव क्या है, मिल्क प्रोडक्शन घट जाता है, बताया मैंने। कई बार क्या है, बुल्स में स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो टेम्परेरी होती है, फिर बुल क्या हो जाते हैं, बांझ हो जाते हैं, डैमेज टू हाइड्स हो जाता है, लेदर क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, और इकोनॉमिक लॉस तो है ही है। ठीक है, और अगर मैं क्योर की बात करूं तो जो एलएसडी वी वायरस है, इसका कोई भी डायरेक्ट अभी तक कोई भी क्या नहीं मिला, क्योर नहीं मिला। तो हम क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स देंगे, पेन किलर देंगे, ताकि जानवरों में क्या है, पेन किलर उनको पेन कम हो, और ताकि साथ वुंड स्प्रे करेंगे, ताकि जो उनकी स्किन पे जो दाग हो गए हैं, जो फोड़े वगैरह हो गए, वो क्या है इजिली ठीक हो जाए। ठीक है, तो ये एलएसडी के बारे में था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। इंडियन आर्मी क्या कर रही है, MiG-21 को क्या कर रही है, रिटायरमेंट दे रही है। ठीक है, रिटायरमेंट दे रही है। MiG-21 किसका, ऑफ कोर्स हमने रशिया से किया था अक्वायर, और रशिया से हमने किस साल में अक्वायर किया था, 1963 में किया। और ये इंडिया का सबसे पहला सुपरसोनिक जेट है, तो सुपरसोनिक फाइटर जेट है, डिजाइन किसने किया था, मिकोयान गुरोकविच डिजाइन ब्यूरो, जो सोवियत यूनियन में था, जो फिलहाल अभी रशिया का पार्ट है। और अगर इंडिया में आके दोबारा किसने बनाया था, अंडर द होल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में। कितने यूनिट बने टोटल, 650। और ये इतना बढ़िया सुपरसोनिक कैटेगरी का सबसे बढ़िया जेट था कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर का कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है। और पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे है मैकडोनाल्ड डगलस F4 फैंटम 2, पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे MiG-29। ठीक है, इंडिया नहीं है, बाकी और कंट्रीज के पास है, जैसे अलग अलग नामों से। और क्या क्या नाम है इनके, बालालाय का नाम से भी जाना जाता है, ओलोवैक के नाम से जाता है, इन बैक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और हमारे बहुत सारे ऑपरेशंस में क्या है, MiG-21 ने बहुत बढ़िया सपोर्ट किया है। जैसे 1965 का वॉर था, 67 का वॉर हुआ, सॉरी 71 का इंडो पाक, 65 का इंडो पाक, 67 का फिर इंडो पाक हुआ था, उसमें हेल्प किया। 1992 में कारगिल वॉर में किया, बालाकोट स्ट्राइक में इसने हेल्प की, और साथ के साथ क्या है, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें भी ये MiG-21 यूज हुए। तो इट्स अ वेरी इफेक्टिव, बहुत अच्छे हैं, तो इंडिया के लिए बहुत है। पर इंडिया भी क्या कर रहा है, इंडिया इनको सर्विस से रिमूव कर रहा है, इट्स बहुत लंबे टाइम तक हो गए। ठीक है, तो इनकी जगह पे क्या है, इनकी जगह पे हम राफेल लेके आएंगे। और अभी चल रही है डील चाइना और रशिया, सॉरी फ्रांस के साथ में। फ्रांस हमें क्या है, और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ राफेल प्रोवाइड करेगा, और ये राफेल क्या करेंगे, उनकी जगह ले लेंगे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर ने क्या किया है, AI फॉर इंडिया नाम से इनिशिएटिव लॉन्च किया। अब क्या है मेन ऑब्जेक्टिव, AI फॉर इंडिया 2.0 का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि AI को हम क्या करेंगे, AI के बिहाफ पे हम फ्री कोर्सेज ऑफर करेंगे। ठीक है, अगर आपको AI पढ़नी है तो कोई पैसे देने, फ्री कोर्सेज, नो कॉस्ट कोर्सेज या फ्री कोर्सेज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। अब क्यों कर रहे हैं ऐसा, इसलिए कर रहे हैं ताकि मॉडर्न डे के टाइम पे जो जितनी स्ट्रगल्स हैं, जितना एक नया सब्जेक्ट अगर ज्यादा ज्यादा लोगों को पता चलेगा तो इस फील्ड में क्या रिसर्च के चांसेस बढ़ जाए। ठीक है, और इसके अलावा क्या करेंगे, इसके अलावा अगर कोई, इसके अलावा हम 7 वर्नाकुलर कितनी है, सॉरी 9 भारतीय भाषाओं में इसको कन्वर्ट किया जाएगा, वर्नाकुलर लैंग्वेज में। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हम जब ट्रांसलेट कर देंगे तो अपनी भाषा में भी, हिंदी में या फिर बंगाली में या फिर तेलुगु या कन्नड़ा में भी क्या कर पाएगा, इसको पढ़ पाएगा इनसे। ठीक है, प्रोग्राम किसके, गूवी के नाम, ग्रैब यूर वर्नाकुलर इम्प्रिंट के तहत ये क्या है, इनका ट्रांसलेशन किया जाएगा। IIT मद्रास और IIM अहमदाबाद इसमें क्या है, इनिशिएटिव में काम, ध्यान रखना।
तो इसका सबसे बड़ा काम क्या है? सबसे बड़ा काम यह है कि जो इंडिया में डिजिटल ब्रिज बढ़ रहा है, उस डिजिटल ब्रिज, सॉरी नोट ब्रिज, ब्रिज को, जो गैप हो रहा है किसके बीच में, टेक्नोलॉजी के बीच में, लोगों के बीच में, उस गैप को क्या है, फुलफिल कर रहा है। तो इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है कोचिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, अनमैन्ड एरियल लॉन्च प्रिसाइज गाइडेड। डीआरडीओ ने क्या किया है? डीआरडीओ ने यूएलपीजीएम के नाम से लॉन्च किया है, और इन्होंने कहा टेस्टिंग की है? नेशनल ओपन एयर रेंज एनओआर कर्नूल, आंध्र प्रदेश में इसकी लॉन्चिंग है। तो इंडिया ने खुद का क्या है, ड्रोन से लॉन्च होने वाली प्रिसाइज मिसाइल कर ली। अब ड्रोन से लॉन्च करने वाली मिसाइल का क्या है? अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ड्रोन जब फ्लाई करेगा तो आपके पास ऐसी मिसाइल होनी चाहिए जिसका वेट कम हो, ताकि ड्रोन उसको आसानी से कैरी कर ले। दूसरा क्या है, उसकी एफिशिएंसी या उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि वो इतना प्रिसाइज और स्टिक तरीके से अपने एग्जैक्ट पॉइंट लोकेशन जाके लगे, ताकि उसका इंपैक्ट ज्यादा हो। ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा स्पीड बहुत होनी चाहिए। तो इंडिया ने क्या है, ड्रोन से लॉन्च होने वाले स्पेशल काइंड की क्या है, उसका वर्जन 3 कर लिया। ठीक है। तो कैसा है? एयर टू लैंड होगा, एयर टू सरफेस होगा, एयर टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है। और आप कहा यूएवी से लॉन्च करें, देखो ये रहा इंपैक्ट दिखा रखा है। दिस इज हाउ यूएल पीजीएम लुक्स लाइक। ठीक है। बनाया किसने? डीआरडीओ ने, बीडीएल ने, अडानी और बहुत सारी एमएसपी और स्टार्टअप कंपनीज है। ठीक है। वर्जन 1 को बेसलाइन प्रोटोटाइप है, वर्जन 2 क्या है, प्रोडक्शन रेडी वर्जन है, और इसको यूएल पीजीएम भी मानते हैं। एंड अभी वर्जन 3 क्या है, एक्सटेंडेड रेंज को लॉन्च किया। ठीक है। वी जो 3 है वो सिर्फ प्रोटोटाइप, V1 जो है वो सिर्फ प्रोटोटाइप है। V2 का हम क्या है, बना सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसको यूज करते हैं। और V3 क्या है, एडवांस या एक्सटेंडेड रेंज का वर्जन है, किसका, यूएल पीजीएम का। ठीक है। तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। अब ये कुछ इसके बारे में है, जैसे क्या है, दिन के टाइम पे 4 किलोमीटर रेंज तक वार कर सकते हैं, रात के टाइम पे 2.5 किलोमीटर है। वेट कितना है, 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम में तो क्या है, इजीली क्या है, ड्रोन इसको क्या कर लेंगे, पिक कर लेंगे। वही सब चीजें बनाती थी। हाई डेफिनेशन डुअल चैनल सीकर होना चाहिए, ढूंढ के मार पाए। ठीक है। कहीं भी, चाहे प्लेन, चाहे पहाड़ों में भी हो, जमीन में, किसी भी एरिया में, किसी भी एल्टीट्यूड में काम कर। तो इससे क्या होगा, इंडिया की जितनी भी टेक्निकल जो कैपेबिलिटीज है वो इनहांस हो जाएगी, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, IRNS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट क्या करेगा, सैटेलाइट सिस्टम में हम तीन नई सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। कब तक? बाय 2026 तक। और IRNS इज फेमसली नोन एज नाविक, नेविगेट विद इंडियन इंडियन कॉन्स्टलेशन। बेसिकली क्या है, बेसिकली क्या है, इंडियन जीपीएस है। क्या है? इंडियन जीपीएस है। जैसे जीपीएस ग्लोबल लेवल पे है, तो इट्स ए रीजनल नेविगेशन सिस्टम। अभी फिलहाल क्या रहा है, फिलहाल इसमें 7 सैटेलाइट काम कर रही है। 7 सैटेलाइट में से 3 सैटेलाइट कहां काम कर रही है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे काम कर रही है। ठीक है। जियो स्टेशनरी जो इक्वेटर से क्या है, इंक्लाइंड उसमें बनाएगा। एंड 4 कहां है, 4 हमारी है इंक्लाइंड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, जियो। ठीक है। तो 4 इसमें काम कर रही है। अभी एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे तो क्या है हमारा, इसकी एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। डुअल यूज है, डुअल यूज है। IRNS क्या है, डुअल यूज है। साइंटिस्ट भी, सॉरी, मिलिट्री के लिए यूज भी है, सिविलियन यूज भी है। तो देख लीजिएगा, 3 सैटेलाइट नहीं लॉन्च हो रही है। अब मीटियोर्स के बारे में, अभी रिसेंटली क्या है, नासा के हबल टेलीस्कोप ने क्या किया है, उसने पहली बार एक इंटरस्टेलर कॉम्बैट, जिसका नाम है 3I/8, इस नाम के कॉम्बैट की पिक्चर की डिनोट की। कॉम्बैट क्या होते हैं? कॉम्बैट बेसिकली वो चीजें हैं जो क्या है, जो सन के अराउंड घूमती रहती है, लेकिन बहुत तेज दूरी पे। और किसके बनी होती है? दे आर मेड ऑफ द डस्ट एंड आइस। ठीक है। डस्ट और आइस की बनी हुई वो कला करती है, जो सन के चारों तरफ घूम रही है। जैसे अगर हमारे क्या है, अगर हमारे सोलर सिस्टम में बिल्कुल अंदर की तरफ है, तो दे आर द एस्ट्रॉइड्स। ठीक है। अगर हमारे क्या है, जैसे हमारे जब सन की तरफ से चलोगे तो हमारे पहले मरकरी आती है, फिर हमारा वीनस है, फिर अर्थ है, देन हमारा मार्स है। मार्स के बाद हमारा क्या है, एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है। एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है। एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद फिर हमारे पास जुपिटर आएगा। जुपिटर के बाद मेरे पास सैटर्न आएगा। सैटर्न के पास नेपच्यून, यूरेनस। ठीक है। देन मेरे पास क्या है, मेरे पास क्यूपर बेल्ट आएगी। मेरे पास क्या है, क्यूपर बेल्ट। वहां पे बहुत सारे एस्ट्रॉइड। क्यूपर बेल्ट से मैं और आगे बढ़ूंगा, जब मैं सोलर सिस्टम से बाहर जाऊंगा तो मेरे पास ओर्ट क्लाउड्स का एरिया आएगा। ठीक है। एक बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट, जो किससे, जो डस्ट और आइस के बने। तो बेसिकली कहां मिलते हैं, ये आपको मिलेंगे क्यूपर बेल्ट में और ओर्ट क्लाउड्स।
जितने जितने कोमेट्स क्यूपर बेल्ट में बनेंगे, यानी नेपच्यून यूरेनस के बाद में जहां पे मिलेंगे सन के चारों तरफ घूमते, दैट इज नोन एज क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट में मिलेंगे, दे आर नोन एज द शॉर्ट रेंज, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो सन के चारों तरफ घूमने में 200 साल से कम का टाइम लगाते हैं। और फिर जब उससे आगे चलेंगे, ऐसे कोमेट्स जो सन के घूमने सन के चारों तरफ घूमने में 200 साल से ज्यादा, एक चक्कर काटेंगे 200 साल से ज्यादा का टाइम ले, दे आर नोन एज द लॉन्ग रेंज। और वो कहां मिलते हैं, ओर्ट क्लाउड्स में मिलते हैं। ओर्ट क्लाउड से लोकेशन जहां पे, ठीक है। तो कई कई तो ऐसे जो जिनको क्या है, जिनको तकरीबन 2.5 साल लग जाते हैं, सॉरी 2.5 लाख साल, सॉरी 2.5 लाख साल तक भी लग जाते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, हाँ देखो आगे से दिखाई देगा, फिर इसकी टेल दिखाई देगी। अब कई बार ये ऐसा टेल वगैरह क्यों दिखाई देती है, ये बेसिकली किससे बने, ये बेसिकली बने हैं आइस और डस्ट से। जैसे ये सन की तरफ आते हैं, सन की तरफ आते हैं तो इनकी आइस पिघलनी स्टार्ट हो जाती है, और जैसे आइस पिघलती है और मैग्नेटिक फील्ड, सोलर रेडिएशन की वजह से और उन सब चीजों की वजह से क्या होता है, आइस पिघलती है और ये क्या है, ब्लू कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है। और फिर डस्ट पार्टिकल उड़ते रहते हैं। तो दैट्स वाई, ऐसा नहीं कि इनमें आग लगी हुई, आग नहीं लगी होती, इनमें जो आइस है वो पिघलती है। कुछ है देख लेना, बेसिकली 4 विजिबल पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस जो बीच में, दिस इज द न्यूक्लियस, ये वाला न्यूक्लियस पार्ट है जो क्या है, कुछ 1 किलोमीटर तक लंबा रहता है। देन मेरे पास कोमा है, न्यूक्लियस के बाहर का, ये वाला न्यूक्लियस के बाहर, दिस इज द कोमा। एंड देन मेरे पास ये, मेरे पास क्या, डस्ट टेल है। एंड सब मेरे पास क्या है लास्ट में, दिस इज द आयरन टेल, ठीक है। देख लीजिए इसको, कोमेट्स के बारे में था थोड़ा सा। फुट एंड माउथ डिजीज, फुट एंड माउथ डिजीज क्या हुआ है, 16 चित्थल स्पॉटेड डिजीज को बोलते हैं। राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क पुणे में क्या है, उनमें फुट एंड माउथ डिजीज देखिए। फुट एंड माउथ डिजीज बेसिकली क्या है, वायरल डिजीज है, जो कि इनमें क्लोवन हुफ्ड एनिमल में मिलती है। व्हाट इज द क्लोवन हुफ्ड एनिमल, क्लोवन हुफ्ड एनिमल्स वो वाले एनिमल्स होते हैं जिनके खुर जो होते हैं, जैसे पैर है वगैरह खुरे हुए हैं, उनमें 2 नेल्स होंगे, 2 टोए, 2 अंगूठे वाले। जैसे आपने देखा ना कि ये वाले बकरी के हो गए, भैंस के हो गए, ऐसे एनिमल उनमें मिलते हैं, 2 क्लाउड वाले एनिमल्स में मिलते हैं फुट एंड माउथ डिजीज। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बेसिकली कौन से, कैटल्स हो गई हैं, शिप्स हो गई, गोट, पिग्स, डियर एंड कैमेलिड्स में मिलते हैं। इसके अलावा ये हॉर्सेस को और डॉग्स को, कैट्स को, इनको नहीं इफेक्ट करते हैं। और साथ के साथ अगर मैं बात करूं ह्यूमंस पे, सो देयर इज नो केस जिसमें क्या है, इंसानों में फुट एंड माउथ डिजीज देखी गई। बेसिकली ये क्या है, ये ऐसे डिजीज नहीं है कि जो इन जिसके क्या है, हैंड, फुट और माउथ से हो, ठीक है। सो दिस क्या होगा, ऐसे शरीर पे निशान हो जाएंगे, मसूड़ों पे, माउथ में हो जाएंगे, जहां पे इनके ये हैं इन पे हो जाएंगे, पैरों पे निशान हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द ट्रांसबाउंड्री एनिमल डिजीज। ट्रांसबाउंड्री क्या है, ये ऐसे है कि इसको बॉर्डर का नहीं, कि अगर पाकिस्तान में तो इंडिया में भी क्या है, ट्रांसमिट हो सकती है। ये क्या करती है, लाइव प्रोटेक्शन, और ये इनको इफेक्ट कर देती है। अब बेसिकली कौन सी कंट्री है, साउथ अमेरिका में मिलेगा आपको, अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में एंड एशिया में इनके केस मिलते हैं। अब कौन सा, किसके द्वारा, देयर इज अ वायरस दैट इज नोन एज ऑप्थो वायरस। कौन कोज करता है फुट एंड माउथ डिजीज को, फुट एंड माउथ डिजीज ऑप्थो वायरस, जो पिकोरना वाइडी फैमिली का पार्ट है। इसके 7 वेरिएंट है, AOC, सेट 1, सेट 2, सेट 3 एंड एशिया, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मुझे क्या है कि अगर मेरे पास मलेरिया की कुछ जो दवाएं, जैसे मैं लास्ट वीक में हमने पढ़ी थी कि स्विट्जरलैंड ने क्या की है, मलेरिया के अगेंस्ट में दवाई बनाई, तो वो क्या करेगा, वो स्टेन, वो एक, चाहे वो फाल्सीपेरम हो, सारे खैर जितने भी है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम हो, प्लाज्मो मलेरियम है, उनके अगेंस्ट में, सबके अगेंस्ट में काम करती है। लेकिन इसमें क्या है, इसके साथ सबसे दिक्कत है कि ये 7 टाइप के जिसके जो वेरिएंट है, अगर आपने एक एक लिए दवाई बनाई तो ओ के अगेंस्ट काम नहीं करेगी, सी के खिलाफ नहीं काम करेगी। तो इसलिए क्या है, ये इसको हाईली डेंजरस भी बनाता है, क्योंकि अगर आपको एक वैक्सीन बन जाए जो सारे वेरिएंट्स के अगेंस्ट में काम कर जाए तो बहुत ईजी है। अब हर एक वेरिएंट के हिसाब से बार बार आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो इट्स मेक क्या है, प्रोडक्शन की वजह से काफी महंगा इसको बना देता है। अब कैसे स्प्रेड होती है, एक तो है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, कि अगर कोई एनिमल क्या है, इन्फेक्टेड है, तो क्या हाउस दूसरे एनिमल में ये ट्रांसमिट हो जाएगी। दूसरा है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या है, सीक्रेशंस या एक्सक्रेशन से, मिल्क के थ्रू, ठीक है, जैसे मदर को है, बच्चे ने दूध पी लिया, या फिर सीमन के थ्रू, बुल्स वगैरह को है, और फिर क्या है, मतलब इंटरकोर्स के टाइम पे भी उनके थ्रू हो गए। तीसरा क्या, मैकेनिकल फैक्टर, जैसे लोगों के थ्रू, व्हीकल्स, बर्ड्स,
कई बार पेट्स, चीचड़ वगैरह, एक पशु के था दूसरे पशु पे चला गया तो इन्फेक्टेड ब्लड वगैरह से, एंड एयरबोर्न ट्रांसमिशन ओवर लैंड और वाटर। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, सूंघ के जा सकता है, अगर ये खाने वायरस को तब हो जाएगा, स्किन वुंड से या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू भी चला जाता है। अब क्या होता है, जानवरों को फीवर हो जाएगा, छाले हो जाएंगे, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, सोर्स ब्लिस्टर्स लाइक, ठीक है, उनके लिप्स पे, माउथ पे, टंग पे, टोज में, हूव्स में, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी सिम्टम्स है, दीज आर द सिम्टम्स। डिप्रेशन में आ जाएंगे एनिमल्स, हाइपर सेलिब्रेशन हो जाएगी, ज्यादा लार देने पड़ेंगे, भूख मर जाएगी, वेट लॉस हो जाएगा, ग्रोथ रिटार्डेशन एंड ड्रॉप इन मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो बेसिकली ये है, ये जो छोटे यंग एनिमल्स हैं उनमें ज्यादा देखी गई है एज कंपेयर टू अडल्ट के। अडल्ट में कम, लेकिन यंग्स में क्या है, मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा मरने की संभावना। ठीक है, वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन वही दिक्कत है कि जो ए की वैक्सीन है स्ट्रेन के अगेंस्ट में, वो ओ के अगेंस्ट में काम नहीं करेगी, ना ही वो सी के अगेंस्ट में काम करेगी। ठीक है, ध्यान रखें। नासा का ट्रेसर मिशन, नासा का ट्रेसर मिशन, ये क्या कह रहा है, ट्रेसर का फुल फॉर्म है टेंडम रिकनेक्शन एंड कुस्प इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रेनेसांस सैटेलाइट। ये दो सैटेलाइट्स का, डिसीजन दो सैटेलाइट का, एक तो ये वाली, दूसरी ये वाली, ये ट्विन सैटेलाइट्स का क्या है, एक वो है। अब ये क्या करेगा, इसका मेन पर्पस ये है कि ये स्टडी करेगा मैग्नेटिक रिकनेक्शन। अब मैग्नेटिक रिकनेक्शन क्या है, हमारे अर्थ का क्या खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है, हमारी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जब सन से सोलर फ्लेयर्स आते हैं तो उनके साथ कैसे काम करता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म दे रिक्वायर टू प्रोड्यूस, उस तरीके से काम करता है। दूसरा क्या है, ये सैटेलाइट्स कहां ऑपरेट करेंगे, दे आर वर्क इन द लोअर अर्थ ऑर्बिट, पोलर कोस्ट में काम करेंगे। ठीक है, फोकस किस पर होगा, पूरा फोकस सोलर बेल्ट पे होगा। ठीक है, तो इससे हमें बहुत सारी चीजें, इसकी स्टडी से हमें बहुत स्टडी काम करने को मिलेगा। इसका बेसिकली काम यही होगा कि सोलर जो एनर्जी आ रही है, सोलर विंड जो आ रही है, वो हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कैसे काम करेगी, यानी मैग्नेटिक रिकनेक्शन कैसे होता है। ठीक है, हाई स्पीड क्रिएट्स टर्निंग ऑरास, और ये सब चीजें आप लोगों ने पहले पढ़ ली। ठीक है, तो ध्यान रखना, ट्रेसर मिशन इसलिए काम करेगा। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, डीबीटी, डीबीएस। डीबीएस एक अच्छी टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके ब्रेन में कहीं पे भी क्या है, कुछ भी लगा दिया जाता है, एंड देन वो कहीं आपके बॉडी से शोल्डर पे आपको क्या है, इंटरसेप्ट किए जाते हैं। एक सर्जिकल इम्प्लांट्स है, इसमें इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं ब्रेन के किसी भी हिस्से में। कई बार क्या होता है कि बहुत ओल्ड एज में या फिर चोट लगने की वजह से बहुत बार क्या होता है, आपके ब्रेन के किसी हिस्से से सिग्नल्स ट्रांसमिट नहीं हो पाते न्यूरॉन्स के, तो आप क्या करेंगे, ब्रेन के किसी हिस्से में जहां से वो नहीं हो रहे, सिग्नल्स रिलीज नहीं हो रहे हैं न्यूरॉन्स के थ्रू, वहां पे आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोड इम्प्लांट करोगे, फिर उसके थ्रू एक वायर लेके आओगे, दूसरा वायर कहाँ इम्प्लांट करोगे, यहाँ पे शोल्डर के पास। ठीक है, वो क्या करेगा, वो आपकी बॉडी में सिग्नल ट्रांसमिट कर पाए। ठीक है, तो अगर कोई फॉल्टी न्यूरॉन्स है उनको सही कर सकता है, या फिर किसी केमिकल इम्बैलेंस की वजह से कोई दिक्कत हो गई है, या फिर कोई और डिसऑर्डर हो गया, उन डिसऑर्डर्स को क्या कर पाए, हेल्प कर पाए। तो अभी क्या हुआ है कि जो बीडीएस टेक्नोलॉजी है, सॉरी डीबीएस जो टेक्नोलॉजी है, डीप ब्रेन सिमुलेशन, ये बहुत ज्यादा मतलब क्या है, हाईली इफेक्टिव होने वाली। ठीक है, और हाईली इफेक्टिव से क्या है, हम आज के टाइम पे तो कर ही रहे, दूसरा हम क्या है, ऐसा भी हो सकता है कल को हम क्या बनाएंगे, कल को हम साइबोर्ग्स वगैरह बनाएंगे, साइबोर्ग्स जिसमें क्या है कि पूरा बॉडी उसका है लेकिन ब्रेन किसका है, इंसान का। तो ब्रेन के इंसान को कहा मशीनों में रखने के लिए भी ये क्या है, डीबीएस बहुत हेल्पफुल होगा नियर फ्यूचर में चल। ठीक है, अब कुछ बीमारियां हैं जैसे पार्किंसन डिजीज, एसेंशियल डिस्टोनिया, इन सब में भी एक काम कर सकते, रिवर्सिबल, रीएडजस्टेबल। ठीक है, ध्यान रखना नियर फ्यूचर में इसकी इम्प्लीकेशन। सर्ट ने ये किया है, व्हाट इज सर्ट, सर्टिन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। सर्टिन ने क्या किया है, उन्होंने ये बनाया कि जितनी भी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस है उनको क्या करना पड़ेगा, उनके को चाहे उनका जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कॉम्प्रिहेंसिव थर्ड पार्टी साइबर सिक्योरिटी ऑडिट से 1 साल के अंदर अंदर जाना पड़ेगा। यानी अगर आपके पास कोई भी डेटा है तो आपको उस डेटा को क्या करना पड़ेगा, साइबर सिक्योरिटी से चेकअप कराना पड़ेगा। ठीक है, ताकि अगर आपके सिस्टम में कोई भी साइबर थ्रेट है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम क्या है, रिजोल्व हो जाए। दिस इज द थिंग।
अब ये किसके अंडर में आएगा? सर्टिन क्या है? नेशनल नोडल एजेंसी बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में, के अंडर में आएगा। और कौन से सेक्शन? सेक्शन 70B ऑफ आईटी एक्ट 2000 के अंडर में आएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से यूपीएससी पूछ सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी हेल्प करेगा। अब क्या है, ये सब चीजें देख लो, मॉनिटरिंग, एनालाइजिंग साइबर इंसिडेंट्स, इश्यूइंग प्रॉब्लम्स, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब कुछ एजेंसीज के बारे में बात है, जैसे हमारे पास क्या, हमारे पास है साइबर स्वच्छता केंद्र। ये किस लिए काम आता है? ये एक तरह का बोटनेट है जो कितने भी क्या है, जो क्लीन करता है माल या फिर मैलवेयर का एनालिसिस करता है। दूसरा हमारे पास क्या है? नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर एनसीसी, जो रियल टाइम में जो भी थ्रेट है, जो भी प्रॉब्लम साइबर थ्रेट्स उनको टैकल करता है, उनको कोऑर्डिनेशन काम करता है। सेकंड हमारे पास साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस शेयरिंग प्लेटफॉर्म क्या करता है? आपको डेटा को क्या बनाता है? डेटा को, डेटा एक्सचेंज को काम करता है। साइबर अभ्यास सुविधा सीएस कैश, साइबर अभ्यास सुविधा सीएस कैश। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट डिजीज जो हमारे पास है, ये एक नेक्स्ट डिजीज है लिगियोनेर डिजीज, जो एक तरह की क्या है, सीरियस लंग इन्फेक्शन। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली न्यूयॉर्क सिटी में बहुत सारे केसेस आए। अब एक तरह का ये क्या है, एक तरह की बेसिकली निमोनिया का ही टाइप, और ये किसके द्वारा होता है? लिगोना बैक्टीरियम, लिगियोनेला बैक्टीरियम के थ्रू ये बीमारी आती है। लिगियोनिया बैक्टीरिया नेचुरली कहां मिलता है? फ्रेश वाटर सोर्सेज लाइक लेक, रिवर्स और जमीन में मिलता है। अब आप क्या करते हो, जब भी आप इसको इनहेल कर लेते हो, ठीक है, कई बार क्या है, कई बार आपके एसी वगैरह में या फिर फाउंटेन्स में, पानी के झरनों में, या फिर आप नॉर्मल कहीं झील तालाबों में गए हो, तो उस टाइम पे बैक्टीरिया आपकी बॉडी में क्या हो जाता है? इंजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे जब जाएगा लंग्स के अंदर तभी प्रॉब्लम करेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मैं तो कहीं, जहां पे कहीं मतलब ऐसे घूमने गया, और घूमने वहां पानी में क्या था? लिगियोना बैक्टीरियम था। ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने हवाबाजी में या फिर रील बनाने के चक्करों में क्या किया, मैंने वो पानी पी लिया, तो क्या मुझे हो जाएगा प्रॉब्लम? तो ये केस है कि अगर आप कोई कंटेमिनेटेड वाटर पी लेते हो तो ये इन्फेक्शन आपको नहीं होता। अब तक ऐसा कोई केस नहीं मिला है जिसमें आपने पानी पिया हो, इन्फेक्टेड पानी, या फिर नॉट इन्फेक्टेड पानी, कंटेमिनेटेड पानी, जो लिगियोनेला बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड था, आपने वो पानी पिया और वो हो गया, तो उस टाइम पे आपके लंग्स में नहीं जाएगा ना, क्योंकि अगर आप बैक्टीरिया जब आपके लंग्स में जाएगा तब प्रॉब्लम करेगा। अगर आप पी लेते हो तो आपके स्टमक में जाएगा, स्टमक में क्या है, आपके एचसीएल है, एचसीएल उस बैक्टीरिया को किल कर देगा। अब क्या है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसके साथ होती है? जो ओल्ड एज में है, स्मोकर्स है, पीपल विद वीक इम्यूनिटी, इंडिविजुअल्स विद द क्रोनिकल लंग कंडीशंस। सिम्टम्स कैसे हैं? हाई फीवर, ठंड लगेगी, हेडेक, जनरल नोजिया, मसल पेन, म्यूगुला। ठीक है, वैसे तो ये ज्यादा इतनी बीमारी है नहीं, लेकिन अगर आप इसको इलाज नहीं कराओगे तो क्या है, ये जानलेवा हो सकती है। बेसिकली आपको एंटीबायोटिक्स पे रखा जाएगा एंड देन आपकी बॉडी में रिकवरी आ जाएगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया की तरफ से परले मिसाइल के लिए, परले मिसाइल के लिए डीआरडीओ ने क्या किया है? डीआरडीओ ने 2 बैक टू बैक फ्लाइट टेस्ट किए हैं परले मिसाइल, और कहां पे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पे, जो हमारे कहां है? उड़ीसा पे। ठीक है, जिसको पहले व्हीलर आइलैंड भी बोलते थे। तो ये क्या है? परले इज ए क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। और इस परले मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इट इज ए हाईली प्रिसाइज स्ट्राइक। ठीक है, ये क्या करेगी? ये ऐसे बनाएगी है कि ये जाएगी दुश्मन को तबाह कर देगी, और तबाही करने में भी क्या है, ये बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, और बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है साइज में, कॉम्पैक्ट है साइज। ठीक है, अब मैं बात करता हूं क्या, सॉलिड प्रोपेलेंट यूज करते हैं। ठीक है, प्रोपल्शन में रेंज कितनी है? 150 से 500 किलोमीटर तक के जितने टारगेट है उनको हिट करके मार देगी। पेलोड कितना है? 500 से 1000 किलोमीटर है। मोबाइल लॉन्चर है, मोबाइल लॉन्चर है तो यानी आप कहां से क्या कर सकते हो, आप एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाके इजीली लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, किस लिए काम आती है? आपको रडार सस्टेन रेस्टोर करने, कमांड सेंटर, एयर स्ट्रिप्स काम करने, तो वहां पे, यानी ऐसी जगह पे जहां पे क्या हाई इफेक्टिवनेस है, वहां पे ये हाई इफेक्टिव रहेगी। अभी फिलहाल क्या है, अभी इसकी मैक्सिमम स्पीड कहां चल गई? 6.1 मैक तक पहुंच गई। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा काम क्या है? इट कैन चेंज इट्स लोकेशन, या फिर अपनी मिड फ्लाइट के दौरान अपना रास्ता बदल देती है। डेवलप किसने किया है? ध्यान रखना है, डीआरडीओ ने क्या किया है? लॉन्च किया, वो किया है, बनाई है, लेकिन डेवलप कौन करता है? डेवलप्ड बाय रिसर्च सेंटर इमारत, आरसीआई, जो क्या है, जो डीआरडीओ की लेबोरेटरीज में से एक है। ठीक है, अब ये इंडस्ट्री के लिए कौन है? डीएल को और बेल को, बीडीएल और बेल को, बीडीएल एंड बेल को क्या किया है? इनवाइट किया गया है कि आप क्या करो। साथ के साथ बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, जो डिफेंस के लिए स्टार्टअप्स हैं, उनको भी इनवाइट किया गया कि आप आओ और परले मिसाइल को बनाओ।
तो फिलहाल ये क्या है, ध्यान रखना है इसके लिए। सॉलिड प्रोपेलेंट पे है, बहुत हाईली इफेक्टिव है, और क्या है, सरफेस टू है, क्वासी बैलिस्टिक है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ठीक है, रेगुलेटरी अलर्ट आया है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो हमारा क्या है, डीजीसीआई, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा है कि रेनिटिडीन, रेनिटिडीन बेसिकली क्या है, वो दवाइयां होती है, रेनिटिडीन एक दवाई है, बेसिकली एक टेबलेट है जो एसिडिटी को रेगुलेट करने के लिए दी जाती है। तो इसमें क्या है, इसमें डीजीआईसीआई को एनडीएमए, एन नाइट्रोसोडी सोडी मेथेनोलामाइन, ये मिला है। ठीक है, और ये क्या है, ये बेसिक तरह का वोलेटाइल कंपोनेंट है। ठीक है, जो कैंसर को बनाने के लिए प्रॉब्लम होता है। यानी आपने रेनिटिडीन खाई, और रेनिटिडीन खाने के बाद में क्या हुआ, आपको होना चाहिए था आपकी एसिडिटी ठीक, लेकिन आपकी बॉडी में कार्सिनोजेनिक केमिकल्स एनडीएमए पहुंच गया, और जिसकी वजह से आपको कैंसर होने का खतरा बढ़ गया। क्या एनडीएमए की? यस, ये एक तरह का येलो ऑडरलेस लिक्विड होता है, जो क्या है, रॉकेट फ्यूल में यूज होता है। ठीक है, हेल्थ के क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है, जो क्या है, इंसानों में और एनिमल्स में क्या है, कैंसर को प्रॉब्लम करेगा। सोर्सेज के एंडियमिक फॉर्म्स इन स्टमक फ्रॉम द केमिकल्स लाइक नाइट्रोसेमेटिक एंड इंक्लाइन फाउंड इन द फूड एंड द वाटर, इनके सामने आ जाता है। स्टमक में अगर क्या है, नाइट्रोसामीन है, और आपने रेनिटिडीन खा ली, तो क्या है, एनडीएमए फॉर्म हो जाएगा। बीकन में बियर है, फिश, चीज, वेजिटेबल्स, इनमें भी क्या है, एनडीएमए मिलता है। ठीक है, इंडस्ट्री में क्या, रॉकेट फ्यूल में यूज होता है, एंटीऑक्सीडेंट में यूज होता है, सॉफ्टनर्स में यूज होता है, और लुब्रिकेंट एडिटिव्स में भी एनडीएमए यूज होता है। बेसिकली बात इतनी सी है कि जो हमारी क्या है, डीजीसीआई, इन्होंने क्या है, रेनिटिडीन में एनडीएमए मिला है। नाउ द मूव टू द नेक्स्ट वन, क्रोनिकल ट्रोमेटिक इंसेफेलोपैथी। अभी क्या हुआ है, न्यूयॉर्क में एक 27 साल का सस्पेक्ट था, जिसका नाम था शेन तमुरा। इसने क्या किया था, इसने नेशनल फुटबॉल जो लीग है, वहां पे क्या है, वहां पे जाके शूटिंग कर दी थी, मतलब फायरिंग कर दी थी, और बहुत सारे लोग मर गए थे। जब इसको फिर ऑन द स्पॉट इसको मतलब गोली मार दी गई, जब पता लगा तो ऐसा पता लगा कि वो क्या है, सीटीई से ग्रसित था। अब ये सीटीई क्या है, ये एक तरह की बीमारी है जो बार बार अगर आपके ब्रेन पे चोट लगती रहती है, और चोट भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अगर लगती रहती है, चाहे आप बॉक्सिंग कर रहे हो, चाहे आप गेम खेल रहे हो, या फिर आपका बार बार कोई एक्सीडेंट हुआ हो, या फिर आप आर्मी में हो, या फिर आपका ऐसा हुआ कि आप अगर आर्मी में थे और कोई बम ब्लास्ट वगैरह हो गया, तो उस टाइम पे क्या है, आपके ब्रेन पे लगा, या फिर आप रेसलिंग वगैरह करते हो, तब भी आपके ब्रेन पे बार बार इंजरी लगने की वजह से क्या होता है, आपका जो ब्रेन है वो छोटा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, दिस इज द नॉर्मल ब्रेन, ब्रेन का एक साइड है, ये क्या है, दिमाग, और एडवांस सिटी का क्या है, दिमाग, मतलब ब्रेन का जो साइज है इंपैक्ट की वजह से सुकुड़ जाता है। मैं नहीं कहूं छोटा दिमाग हो जाता है, छोटा दिमाग नहीं बोलना है, क्या होता है, सुकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, अब क्या है, बार बार ये मैं बता दिया कि न्यूरोजेनरेटिव कंडीशन है। ठीक है, बार बार हेड इंजरीज की वजह से क्या प्रॉब्लम हो जाती है, फुटबॉल्स में, बॉक्सिंग में, हॉकी में, या फिर मिलिट्री में। डीजनरेशन ऑफ ब्रेन सेल्स, टाइम टू टाइम क्या है, ब्रेन की सेल्स सिकुड़ती रहती है, और कुछ साल के बाद में क्या होता है, जब सिकुड़ के बहुत छोटी जाती है, तो क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब क्या है, कुछ कुछ इसके सिम्टम्स है, जैसे वन ऑफ द स्टेम इज मेमोरी लॉस, डिफिकल्टी विद द प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल थॉट, एग्रेशन एंड इंपल्सिव। ठीक है, मूड स्विंग्स एंड पर्सनालिटी शिफ्ट के भी हैं। अब एडवांस स्टेज में क्या है, एडवांस स्टेज में आपको ट्रेमर्स आ जाते हैं, बोलने में कठिनाई हो जाती है, मोटर न्यूरॉन्स या सिम्टम्स आते हैं। अब बात ये आती है कि भाई कोई इलाज है, इलाज कोई नहीं है, लेकिन कुछ थेरेपी है जहां पे आप इस सीटीई के प्रभाव को कम कर सकते हो, सीटीई के प्रभाव को। बिहेवियरल थेरेपी है, जिससे आप क्या है, अपने इमोशंस को या फिर अपने मूड स्विंग्स को ठीक कर पाओगे। कोग्निटिव स्पोर्ट्स, जिसमें आप मेमोरी डिसीजन लेने में हेल्प करोगे। फिजिकल थेरेपी है, जिससे आपके मोटर सिम्टम्स सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है वो पर्सन को क्या था, सीटी, क्रोनिकल ट्रोमेटिक इंसेफेलेपैथी। ठीक है, तो ये हमारा इतना ही था। थैंक यू सो मच, सॉरी फॉर द डिले। इस वीक हमारी वीक थोड़ी सी लेट आई है, तो मैं प्लान एक चीज का और कर रहा हूँ कि शायद हम जो अब की बार की अगस्त वाली वीडियो है वो मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।